ओके, हमने कल ब्लड सेल्स की बात की थी कि हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं। ये हमारा अभी ब्लड वेसल्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। वी हैव डन आर्टरीज, वी हैव डन वेन्स, वी हैव डन कैपिलरीज। ठीक है, हमारे पास ब्लड सेल्स पर हम आ जाते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। हमारे पास अच्छा व्हाइट ब्लड सेल्स में फिर दो टाइप्स होती हैं। हम व्हाइट ब्लड सेल्स को बहुत डिटेल में पूरा इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रही, मैं खाली नाम लिख देती हूँ। हमारे पास फैगोसाइट्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, और हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स जो कि हमारी एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं। और फिर हमारे पास फैगोसाइट्स में भी क्या कहते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, ऑल ऑफ दैट। खैर, ये हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं। इस चैप्टर में जो हमारे पास रेलेवेंट ब्लड सेल है वो हमारे पास आरबीसीज है, जिनको हम क्या बुलाते हैं? साइंटिफिकली हम उनको बुलाते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे आरबीसीज की। अच्छा सॉरी, ये एक डायग्राम मुझे आपको दिखानी थी। अभी हमने सारी ब्लड वेसल्स पढ़ ली हैं। कैन यू टेल मी, आपको तीनों ब्लड वेसल्स इस पिक्चर में नजर आ रही है, टेल मी कौन कौन सी ब्लड वेसल्स की लेबलिंग क्या होगी? इसको मैं ए दे देती हूँ ना, मैं आपको लेबल कर रही हूँ, आप मुझे बताओ कि हमारे पास जो तीन ब्लड वेसल्स हमने स्टडी की हैं वो कौन कौन सी? ए बी सी क्या है हमारे पास? यस, तो ए इज आर्टरी, सी इज वेन, और हमारे पास बी इज कैपिलरी। सो कैन यू सी हमारी कैपिलरीज कितनी पतली है? लिटरली वन सेल थिक है। ये हमारे पास तीनों के पास तीन तीन लेयर्स हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्नल। लेकिन जो हमारी कैपिलरी है इट्स लिटरली जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल। कितनी पतली है! सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस दैट यू सी इन आवर सिस्टम। अच्छा जी, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। ओके, अच्छा ये हमारे पास आ गए रेड ब्लड सेल्स। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल and functional adaptations of RBCs. Looking at the diagram, आपको क्या क्या नजर आ रहा है? क्या क्या characteristics या क्या क्या adaptations you can observe of your red blood cells? आप मुझे एक एक करके बताते जाओ and then we discuss कि इसका क्या significance, क्या functionality, क्या role है। Okay, so you are seeing no nucleus and their biconcave in shape। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उनकी रेलेवेंस हमें जो सबसे कॉमन चीज देख के नजर आ रही है, दैट इज देयर बाइकॉन्केव शेप। बाइकॉन्केव शेप का क्या मतलब होता है? लेट्स लुक ओवर हियर। जो आउटर, ये हमारे पास इसका सेंटर है, थोड़ा सा मैं और, ये सेंटर है, और ये इसकी इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करो, जो आउटर एज है इसका, जो आउटर बाउंड्री है, इट इज थिक, और अंदर से ये थिन है। तो ये हमारे पास जो ये हमारा बाइकॉनकेव शेप बन रहा होता है ना, कि बाहर के जो एजेस हैं दे आर थिकर एंड द इंटरनल बाउंड्री इज थिनर। ये हमारे पास जो रोल प्ले कर रहा होता है, इसकी जो रेलेवेंस होती है वो ये होती है that this biconcave shape provides a large surface area for the diffusion of gases. Provides a large surface area for the diffusion of gases. दूसरा हमारे पास flexible cell surface membrane.
फ्लेक्सिबल, अभी मैं जब आपको कैपिलरी सिखा रही थी तो मैंने कहा था कि कभी कभार ये स्क्वीज करके ना बेल शेप्ड बन जाता है, यानी पतला कर लेते हैं अपने आप को, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। इस तरह से बेल तो नहीं लग रही खैर, बट आई विल ट्राई। कुछ इस तरह से हो जाते हैं। सो इनका जो नेचर होता है दैट्स वेरी फ्लेक्सिबल। सो इसकी इनकी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस यही है दैट दे कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज। ये अपनी जगह बना सकते हैं, ये क्या कहते हैं, अगर कम जगह है तो उसमें स्क्वीज करके ये मूव कर सकते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड अडेप्टेशन? फ्लेक्सिबल। और इसकी रेलेवेंस मैंने आपको जस्ट अभी बताई। दे कैन चेंज शेप, और जो शेप चेंज होती है वो बाय कॉनकेव से क्या हो जाती है, बेल शेप हो जाते हैं ये, एज दे स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज। और ये स्क्वीज इनको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इनका साइज इज ऑलमोस्ट सेम एज द साइज ऑफ द कैपिलरीज। थर्ड अडेप्टेशन, अभी मैंने जैसे आरबीसीज का बताया, सॉरी कैपिलरीज का बताया था कि कैपिलरीज का जो डायमीटर है that is 7 micrometers and that is the same diameter as the diameter of your RBC. So diameter of RBC is 7 micrometers. और ये एग्जैक्टली सेम जो कैपिलरी में मैंने बोला था कि हमारे पास अगर कैपिलरी और आरबीसी का सेम डायमीटर है तो इसकी रेलेवेंस ये है कि हमारे पास जो आरबीसीज हैं दे कम इन क्लोज कांटेक्ट विद द कैपिलरी एंडोथेलियल वॉल, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन डिस्टेंस है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वो कम हो जाता है। तो हमारे पास द आरबीसी मेम्ब्रेन comes in close contact the capillary wall, जिसकी वजह से our diffusion distance is minimized for the exchange of gases. Then point number 4 आपने शायद mention किया था that they are devoid of nucleus. हमारे पास mature RBCs are devoid of nucleus. Initially हमारे पास हर सेल जो हमारी बॉडी में बनता है उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। Once they mature, उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो क्या कहते हैं, वो डिवॉइड, और वो क्या डिसअपियर कर जाता है। और खाली न्यूक्लियस डिसअपियर नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया भी डिसअपियर करता है। तो हमारे पास यूजुअली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है हमारे मेच्योर आरबीसीज में, इस वजह से हमारे पास जो आरबीसीज हैं दे एन एरोबिकली रेस्पायर, क्योंकि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास एन एरोबिक या जो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ग्लाइकोलिसिस, खाली वो टेक प्लेस कर रहा होता है। एरोबिक वाला जो प्रोसेस है वो हमेशा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस कर रहा होता है। क्योंकि आरबीसीज में, मेच्योर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इस वजह से आरबीसीज जो मेच्योर वाले होते हैं दे रेस्पायर एनाएरोबिकली। तो हमारे पास मेच्योर आरबीसीज are devoid of nucleus and mitochondria. अच्छा, आप इन दोनों चीजों की ना, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों चीजों की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज जो ये है वो ये है, न्यूक्लियस ना होने की, वी हैव मोर स्पेस फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, और मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विच वुड कैरी ऑक्सीजन। अच्छा, ये हमारे पास न्यूक्लियस ना होने की एडवांटेज हो गई कि जगह ज्यादा हो गई है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आरबीसीज में सर्वाइव कर सकते हैं या एग्जिस्ट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की एडवांटेज क्या हो सकती है? ये है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अभी मैंने मेंशन किया हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूजअप हो रही होती है। आरबीसीज का काम क्या है? आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अगर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अगर है और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन भी है, तो हमारे पास जो आरबीसीज ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं वो ऑक्सीजन वो उनका माइटोकॉन्ड्रिया यूजअप करके अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा तो वो सेल्स को क्या पहुंचाएंगे। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ना होने का एडवांटेज ये है दैट आरबीसीज डू नॉट यूज अप द ऑक्सीजन present in the hemoglobin, do not use the oxygen which they have to transport.
टू द सेल्स। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है, अच्छा न्यूक्लियस अगर नहीं है तो न्यूक्लियस ना होने का डिसएडवांटेज हमारे पास होता है शॉर्टर लाइफ स्पैन। क्यों? हमारे पास माइटोसिस क्या है? माइटोसिस से सेल डिवीजन होता है ना, माइटोसिस से हमारे पास सेल अपनी लाइफ को या अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाता है। माइटोसिस हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन है। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो सकता, यानी माइटोसिस नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग अ न्यूक्लियस इज शॉर्टर लाइफ स्पैन। 120 डेज यानी 3 मंथ्स का हमारे पास लाइफ स्पैन होता है एक आरबीसीज का, और उसके बाद वो फिर स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ना होने का डिसएडवांटेज क्या है? कि हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होती। एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास कोई 36 मोल्स ऑफ नेट मोल्स ऑफ एटीपी बनाता है। ग्लाइकोलिसिस के जो नेट मोल्स ऑफ एटीपी होते हैं, सॉरी एनएरोबिक यानी ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है उसके 2 एटीपीज बन रहे होते हैं। नेट बन वैसे 4 रहे होते हैं, लेकिन नेट जो हमारे पास एंड में प्रोडक्ट बचता है वो 2 एटीपी बचता है। और हमारे पास ये 38 एटीपीज एरोबिक में बन रहे होते हैं, और नेट हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो 36 एटीपी होता है एरोबिक का। एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकती हमारे आरबीसीज में, तो खाली हमारे पास एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, जिसकी मतलब ये है कि हमारे पास कम एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है इन आवर आरबीसीज। लेस एटीपी प्रोडक्शन सिंस ओनली एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद हमारे पास न्यूमरस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? आरबीसीज के अंदर। न्यूमरस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्यों हमें चाहिए होती हैं? हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आरबीसीज में एक एंजाइम होती है, हैव एन एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो पूरा है, ये वाला पॉइंट नंबर 6 कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे होंगे, जो कि हम कल ही की क्लास में हम पूरा इस टॉपिक को टच अपॉन करेंगे। तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करी कि क्या रेलेवेंस है आरबीसीज के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज होने की, ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वन लास्ट बिट बिफोर आई कॉल ऑफ टुडेज क्लास, मेच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। जैसे मैंने कहा कि इनिशियली सारे आरबीसीज जो होते हैं वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे ऑर्गेनील्स जो एक नॉर्मल सेल के अंदर होता है उनके साथ पैदा होता है। ठीक है, उनके साथ प्रोड्यूस होता है। मेच्योर होते होते उनके साथ क्या होता है? मेच्योर होते होते एक नॉर्मल सेल शेप से उनकी बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप बन जाती है। पहले वो नॉर्मल होते हैं। ये हमारे पास इमेच्योर आरबीसी में आपके सामने बनाती हूँ। दिस इज योर इमेच्योर आरबीसी। इसकी मेच्योरेशन हुई तो ये क्या बन गया? ये हमारा बाइकॉन्केव डिस्क लाइक बन गया। ठीक है, अच्छा जी। फिर हमारे पास मेच्योर आरबीसी में क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस होता है, सारे आपके पास ऑर्गेनील्स होते हैं। ये गोल्जी हो गया, यहाँ पे मैं आर ई आर बना देती हूँ। दिस इज बेसिकली और माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ठीक है, हमारे पास इमेच्योर आरबीसी में सारे ऑर्गेनील्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन मेच्योर आरबीसी में वो नहीं होते। तो मेच्योरेशन ऑफ आरबीसीज में क्या क्या हो रहा होता है? मेजरली 3 चीजें हो रही होती हैं। नंबर 1, चेंज इन शेप फ्रॉम स्फेरिकल टू बाइकॉन्केव disc like shape. Number 2, removal of nucleus, mitochondria and other organelles. And then number 3, ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा कि न्यूमरस हीमोग्लोबिन चाहिए, न्यूमरस कार्बोनिक एनहाइड्रेस चाहिए। हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, एंजाइम भी प्रोटीन है। हमारे पास मेच्योरेशन से पहले न्यूमरस हीमोग्लोबिन और एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, या मेच्योर आरबीसी भी अपने हीमोग्लोबिन और एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है?
हीमोग्लोबिन एंड एंजाइम मेच्योरेशन से पहले बन के स्टोर हो रहे होंगे या मेच्योर आरबीसी अपने हीमोग्लोबिन या एंजाइम को सिंथेसाइज कर सकता है? बिल्कुल सही आपका जवाब है। क्यों नहीं कर सकता? हमारे पास हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो खुद एक प्रोटीन है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास कहाँ हो रहा होता है? न्यूक्लियस में हो रहा होता है, और हमारे पास न्यूक्लियस में फर्स्ट हाफ होता है ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड हाफ कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स पे होता है, जिसमें हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, राइट? तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आई नीड न्यूक्लियस, आई नीड माई जेनेटिक मटीरियल एंड आई नीड राइबोसोम्स। मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, अदर ऑर्गेन्यूल्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों हमारे पास एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस हैं। एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आ रही होती है, और एटीपी ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस कर रहा होता है। अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें हमारे पास नेट 36 एटीपी के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री जो ग्लाइकोलिसिस यानी एनारोबिक स्टेज हो रही होती है खाली साइटोप्लाज्म में, उसमें खाली 2 मोल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बोथ रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हमारे पास जितनी भी हीमोग्लोबिन और जितनी भी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमें प्रोड्यूस करनी है, वो इमेच्योर आरबीसी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके स्टॉक पाइल कर लेगा। So during maturation, there is a synthesis of large amounts of hemoglobin and the enzyme carbonic anhydrase. So ये तीन चीजें हमारे पास during the process of maturation of RBCs हो रही होती हैं, and that is it for today. Any questions so far?